प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ और 9 वर्ष के स्वागत के साथ ही प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा शहनाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस खेल में, जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग एक गेस्ट एपिसोड प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत आज हमारे पहले गेस्ट जो कि हमारे ही जो है बीच से ही हैं, शिक्षक हैं, लेकिन ये बहुत ही जाने माने एक लीडर भी हैं। आपको बता दें, ये जो है श्री जुग्गीलाल वर्मा जी हैं, जो श्री मोतीलाल इंटर कॉलेज सैया आगरा में एक शिक्षक हैं, बतौर शिक्षक कार्यरत हैं, और इसके अलावा जिला संयोजक अटेवा आगरा से पेंशन बचाओ आंदोलन के तहत भी बहुत बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग इनका तालियों के साथ स्वागत करें। तो सर जो है आज आपको इनवाइट किया है पहली बार। ये हमारा कार्यक्रम जो है वैसे बच्चों के साथ चल रहा था जी, लेकिन हमने सोचा, क्योंकि बीच में काफी लोगों का मैसेज और फोन भी आने लगा था कि सर हम लोगों को बाहर से भी बुलाइए कुछ लोगों को। तो फिर हमारे दिमाग में विचार आया क्यों ना आपके साथ ही शुरुआत किया जाए, जिससे हमारे बच्चे आपके सानिध्य में आकर धन्य अपने आप को महसूस करें। और हमारा मकसद ही ये कार्यक्रम, हालांकि कौन बनेगा सैकड़ापति, ये हमारा एक मतलब एक मीडिएटर कार्य है। हमारा मुख्य कार्य जो है बच्चों को एक मतलब ज्ञापन के बैनर तले हमारा एक कार्यक्रम है ज्ञापन। तो उस ज्ञापन के माध्यम से छुट्टी के बाद बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, खास करके सरकारी सेवाओं में जाने के लिए उनको गाइड भी करते हैं और लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और ये पिछले 1 साल से चल रहा है हमारा कार्यक्रम। तो इसलिए जो है हमने फिर बीच में ये आया हमारे दिमाग में कि क्यों ना बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो उनमें से फिर एक खेल के माध्यम से और एजुकेट करें। तो ये हमारा एक इनोवेशन है। तो इस इनोवेशन के माध्यम से बच्चों को और जो है जागरूक कर रहे हैं, क्षेत्र के बच्चों को, और जो है इस तरीके से काफी रिस्पांस भी आ रहा है प्रदेश से और राज्य देश, मतलब हमारे पूरे देश से भी, बिहार से और मध्य प्रदेश से भी बच्चे काफी जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बतौर अतिथि के रूप में आप आमंत्रित किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके ये जो पुनीत कार्य चल रहा, बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों से आपको जानता हूं, आपने जो ये अच्छे कार्य कर रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने का, बहुत अच्छी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, बस इनको संसाधनों का अभाव है, थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, क्योंकि माता पिता गरीब परिवार के हैं, तो इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा ना होकर भोजन का तलाश होता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये मुख्य रूप से भोजन के लिए अपने लगे रहते हैं, लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे अपना मेहनत करते हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे बीच, पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे गए हैं। जी जी। अभी हमारा पढ़ाया हुआ छात्र, हम उसे हाई स्कूल में जब पढ़ाते थे तो 2 सुनील हुआ करते थे। तो मैं उनसे कहता था कि देखता हूँ इस बार कौन टॉप करता है। तो एक लंबाई में था, एक छोटा चलता था। तो जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो लंबा वाला सुनील टॉपर बना और छोटा वाला सेकंड टॉपर बना। लेकिन 12th पास करने के बाद बड़ा वाला जो सुनील था, जो टॉपर था, वो आज सिलाई का काम कर रहा है, और जो छोटा सुनील था वो लगातार पढ़ाई करता रहा। आज लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से MBBS का छात्र है। तो बड़ी अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य जो है आपने किया। ऐसे ही हम भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और हमारे बीच से मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल फेल कर रखा था, लेकिन काफी मेहनत से, परिश्रम से जो है हमारे सानिध्य में आकर के बच्चों ने सब मतलब मेहनत किया और हाई स्कूल पास भी किया, और इसके बाद हमारे साथ जुड़ करके और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज हमारा कार्यक्रम जो है, खेल तो एक बहाना है सर, बस बच्चों को कुछ आपसे प्राप्त होगा ज्ञान, और इसके अलावा हम लोग चर्चा करेंगे जो है आपकी मुहिम पर थोड़ा बहुत। जी सर। और हाँ, और इसके अलावा हम हर महीने टेस्ट लेते हैं। तो पिछली बार हुए टेस्ट में जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए थे, तो आप ही के मार्गदर्शन में बच्चों का जो है उनका पुरस्कार वितरण करके सम्मान किया जाएगा। तो खेल को प्रारंभ करें सर। बिल्कुल सर, तो किया जाए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए
निशा, ऑप्शन बी चंचला, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी तड़ित। जी सर, निशा। निशा ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए निशा को लॉक किया जाए। निशा बिल्कुल सही जवाब। चंचला, दामिनी और तड़ित ये बिजली की पर्यायवाची हैं और निशा रात्रि का पर्यायवाची है। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रखा। केंद्र में नई पेंशन स्कीम कब से लागू हुई? ऑप्शन ए 2003 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2013 से, ऑप्शन डी 2014 से। 2004 से, 1 जनवरी 2004। 1 जनवरी 2004, बी को लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी 2004 को लॉक किया जाए। 2004 बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रीय नेता की आवाज पहचाने। कंप्यूटर महाराज आपको एक आवाज सुनाएंगे। चाहिए। पंजाब की रिपोर्ट जो हमारी नहीं, मीडिया की रिपोर्ट निकल के आई है, एक एक विधायक को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और यहाँ तक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बादल साहब को 5.5 लाख रुपए पेंशन मिल रही है। वो संकट हमको मिले तो संकट है, आप लो तो वो एक गाना नहीं, वो लोग किसी ने कहा कि मैं करूं तो वो बहुत बढ़िया गाना चला था ना, रासलीला, और तुम करो तो जो है करेक्टर ढीला। ये ऐसे नहीं होता है, ये आप माने कि ये बिल्कुल एक झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है। ऑप्शन रखा जाए सर। जी। ऑप्शन ए राकेश टिकैत, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी विजय कुमार बंधु, ऑप्शन डी कन्हैया कुमार। ऑप्शन सी विजय कुमार बंधु। ऑप्शन सी विजय कुमार बंधु को लॉक कर दिया जाए। विजय कुमार बंधु बिल्कुल सही जवाब। आपने सर इस खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया है और हालांकि पैसा क्या जो है, लेकिन विजय कुमार बंधु जी, जैसा कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें इनके ऊपर, थोड़ा सा क्या है कार्यक्रम, कैसे चल रहा है। विजय कुमार बंधु एक किसान परिवार के बेटे हैं जो लखनऊ में रस्तोगी इंटर कॉलेज है, उसमें विज्ञान के शिक्षक हैं और कर्मचारियों के, देश भर के कर्मचारी जो पेंशन विहीन है, 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की नौकरियों में, 1 अप्रैल 2005 से जो उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में आए हुए हैं, उनकी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज उनके आंदोलनों से, संघर्ष से, उनके जो सकारात्मक आंदोलन चल रहा है, उसके फलस्वरूप आज हम भारत में 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करा चुके हैं। और ये एक ऐसे नेता हैं जो एक मूवमेंट लेकर चल रहे हैं। जैसे आपने शुरुआती दौर में सुना था कि अन्ना हजारे जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा, उसी तरह से एक जन आंदोलन चलाया जा रहा है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। तो एक संगठन है अटेवा, ऑल टीचर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, सभी शिक्षक कर्मचारियों का संगठन है जो 1 जनवरी 2005 से सेवा में आए हैं, उनकी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक दूसरा संगठन है जो पूरे भारत पे चल रहा है, NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन। यही पूछने वाले थे कि दोनों में क्या अंतर है, लेकिन आपने बिल्कुल पहले ही जो NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये पूरे भारत में चल रहा है। इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे भारत में ये आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे हमारा एक कार्यक्रम जो है बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक जन आंदोलन के रूप में चल रहा है और सरकार को आगाह किया जा रहा है कि भाई कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे लागू किया जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन से सिर्फ कर्मचारियों का हित नहीं है, सरकार का भी हित है। जी जी, क्योंकि 10% हमारा जी और सरकार का पहले 10% था, अब 14%। 14% सरकार का अंशदान और 10% कर्मचारियों का, 24% एक थर्ड कंपनी PFRDA को दिया जा रहा है। और जो शेयर बाजार पे आधारित व्यवस्था में लगाया जाता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, अभी कुछ ऐसे उदाहरण भी आए हैं जो रिटायर हुए हैं और उनको पेंशन के नाम पे मतलब 70,000 सैलरी थी, 700 रुपए पेंशन मिल रही है। बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगा। मैं ये कहता हूँ, सरकार जैसे कहती है कि हमारा बजट नहीं है, हम घाटे में हैं, तो हम ये कहते हैं आप पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कीजिए। 10% कर्मचारियों का अंशदान आपके पास रहेगा, 14% अंशदान आपके अपना आप ही के पास रहेगा, और GPF में हम 10% एक्स्ट्रा कटौती करवाने के लिए तैयार हैं। तो कर्मचारियों का 20%, आपका 14%, 34% अंशदान आपके पास रहेगा। पूरा बजट
कभी घाटे में नहीं हो सकता, सरकार माला माल रहेगी। जी, लेकिन पता नहीं सरकार को कैसे। अब ये हाँ कुछ अर्थशास्त्री भी इस पे कयास लगाते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती है कि मतलब देखिए हम मतलब हमारे हिंदुस्तान में अब तो मतलब 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हो पाई है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो मतलब 1 अरब 30 करोड़ के आसपास आबादी होगी हिंदुस्तान की, और ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही। और उसमें मात्र 2-2.5% केंद्र की बात करें तो कर्मचारी जो है कार्यरत हैं, और इसके अलावा 2-2.5% के बीच में हर परिवार से 1-2 परिवार मतलब ऐसे मतलब गैप मान लो, हर तीसरा परिवार जो है कोई ना कोई उनके घर से कर्मचारी है, तो पूरा परिवार उनसे चलता है पेंशन से। तो अब ये पता नहीं कहाँ की सोच है, इसके पहले पेंशन चलती थी तब नहीं अर्थव्यवस्था धराशायी हुई थी, और 40 देशों में हमने कुछ अध्ययन किया था इसमें, तो 40 देशों ने जो मतलब एनपीएस लाए थे वो बैक कर गए हैं जी। फिर से ओपीएस में आ गए हैं। कुछ ही देश ऐसे हैं जो चल रहे हैं एनपीएस में, नहीं तो भी ये पता नहीं कौन सा ये प्रयोग करना चाहती है सरकार, मेरे समझ में नहीं आती है। कोई भी सरकार हो, चाहे जो वर्तमान कार्यरत सरकार हो या पहले की सरकारें थी जो भी, तो इसलिए ये गलत व्यवस्था है। जैसा कि अभी विजय कुमार बंधु जी की वीडियो में उन्होंने बताया कि पंजाब के जो है कई मान्यवर जो है मंत्री जो रह चुके हैं, उनकी अच्छी खासी पेंशन है, वो पेंशन नहीं बंद कर रहा। हाँ, 5-5 लाख से अधिक पेंशन ले रहे हैं, तो फिर सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हकदार है पेंशन का? भाई अपना पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बिल्कुल सर मैं आपके जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने बताया कि ये घाटे का सौदा है। बिल्कुल, तो मैं ये कैसे अर्थशास्त्री है, मुझे तो इनकी डिग्री पे ही शक हो रहा है। जी जी, क्योंकि इन्होंने जो कैलकुलेशन किए हैं ये सरासर या तो किसी के दबाव में किए हैं, हमें ये नहीं लगता कि इन्होंने स्वतंत्र रूप से ऐसा विश्लेषण किए हैं, क्योंकि एक अर्थशास्त्री के द्वारा ऐसा विश्लेषण नहीं आ सकता है जी। क्योंकि ये तो फायदे का सौदा है पुरानी पेंशन व्यवस्था, लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों नहीं ऐसे लग रहा है। और सर एनपीएस जो लाया गया ये निजीकरण का पहला केस है। जी जी, निजीकरण के जब हम कहते हैं कि निजीकरण का आज का दौर, आज से नहीं सर, ये पहले से शुरुआत हो गया था। 1991 से ही इसकी पृष्ठभूमि बनी। हाँ, जब और उदारीकरण की नीतियों से ही निजीकरण का दौर शुरू हुआ। और एनपीएस पहला केस रहा है कि जो निजीकरण का है, ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस लागू किया गया। और एनपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जो अभी तक पूर्णतया लागू ही नहीं हुई है। कर्मचारी 2005 से सेवा में आए हुए हैं और आने के बाद उनका एनपीएस का कटौती अभी तक नहीं हो रही है। पूरे भारत में 80 लाख कर्मचारी, उत्तर प्रदेश में लगभग 14 लाख कर्मचारी हैं जो एनपीएस से आच्छादित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान देने के लिए। हम अभी क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में ही उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व में ही लिखा गया है कि सरकार का अल्टीमेट गोल क्या है, राज्य की जनता का कल्याण करना। और जब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति 60 साल के ऊपर हो जाता है, जब उसको कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत होती है, और उस समय अब चूंकि भारत भी हमारा नकल करता जा रहा है विदेशी कल्चर का, तो हमारे यहाँ भी बुजुर्ग जो होते हैं वो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों द्वारा लतिया दिए जाते हैं, देसी भाषा में कहेंगे, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? अगर उनको सरकार पेंशन नहीं देगी तो कहाँ जाएंगे? फिर उनको कैसे मतलब गुजारा होगा? तो इसलिए मैं तो अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार को या जो भी इस बहाली के लिए जिम्मेदार हैं, ओपीएस बहाल कर सकते हैं, उनको तो यही कहना चाहेंगे कि इस पर विचार करें, एक कमेटी बनाएं और विधिवत विचार करना चाहिए और ओपीएस को पुनः लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास यानी बुजुर्ग होने के बाद में अगर पैसे नहीं होंगे, 4 पैसे नहीं होंगे, तो समाज में कोई नहीं पूछेगा, और जो हमारा जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा जीवन प्रत्याशा बढ़े, वो नहीं बढ़ सकती है बगैर पैसे के। पैसा नहीं होगा तो फिर संसाधन नहीं होंगे, तो इसलिए जरूरी है। सर जैसे अभी आपने बताया, तो मैं ये कहता हूँ पेंशन जो है ये बुढ़ापे के लाठी की तरह है, एक दूसरे बच्चे की तरह है। बिल्कुल। और जो बच्चा हो सकता है वो ना खाना दे, पैसा ना दे, रोटी ना दे, कुछ भी ना करे, लेकिन पेंशन एक ऐसा है कि 1 तारीख को आपके खाते में वो पैसा आ जाता है, जिससे वो स्वाभिमान से जी सकता है। जब हम कर्मचारी अपना पूरा जवानी देश सेवा के लिए न्यौछावर करते हैं, तो बुढ़ापे में हम किसके सहारे रहेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, और सरकार पे हम लोग दबाव भी बनाते हैं। जहां जहां चुनाव होता है हम लोग अपना एक मुद्दा लेकर चलते हैं, पुरानी पेंशन, सरकार से अपील करते हैं जो हमारे मुद्दे के संग है हम उसके संग खड़े हैं। वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला, अभी आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से हमने वहां सत्ता को परिवर्तन किया, और
दूसरे मुख्यमंत्री आते ही उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की। थैंक यू सर। इस पड़ाव के लिए आपको एक चेक मिलता है, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आगे खेल शुरू किया जा सकता जी। इस खेल का चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जी लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश को लॉक किया जाए। बच्चों से जानना चाहेंगे सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब, हिमाचल प्रदेश। नेपाल देश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। 3 तो ऑप्शन में ही दिए हैं, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड है और पश्चिम बंगाल और अपना उत्तर प्रदेश। एक देश की सीमा है, चीन देश का जो स्वायत्तशासित प्रदेश है तिब्बत। जी। इस खेल का 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। उत्तर प्रदेश राज्य का अंबेडकर नगर जिला किस जिले को विभक्त कर बनाया गया? ऑप्शन ए गोंडा, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी बनारस। ऑप्शन बी फैजाबाद। ऑप्शन बी फैजाबाद लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी फैजाबाद बिल्कुल सही जवाब। इस खेल के दूसरे पड़ाव के लिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉक कर दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लॉक किया जाए। बच्चों से जानना चाहेंगे? अच्छा, पहले ही तालियां बजा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सही जवाब, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सर अब जो है ये दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब समय सीमा समाप्त हो जाएगी। हालांकि आप देखते रहते हैं तो आपको बताने की मैं जो है जरूरत नहीं समझा था। जैसा कि इस कार्यक्रम का जो है 3 बच्चियां हमारी थी जो पिछले इसी महीने के टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड आई थी, और जो है तो उनको आपके माध्यम से बच्चों को मेडल पहना करके पुरस्कृत किया जाएगा। व्यापम क्लासेज होती हैं, हर महीने टेस्ट भी लिया जाता है जी। तो फर्स्ट बच्ची हमारी चंचल जो फर्स्ट आई थी, चंचल आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें। ये आपको बता दें सर, ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। कभी कभी तो मैं मतलब बहुत अचंभित रह जाता हूँ। ये पूरी जो है पूरा नंबर गेन कर लेती है। 30 नंबर का पेपर होता, 30 नंबर पूरे आ जाओ। इधर आ जाओ, आ जाओ। इसी कड़ी में दूसरी बच्ची सेकंड पोजीशन वाली निशा, ये दोनों बहनें हैं। अच्छा। और मैं कोशिश करता हूँ इनकी जो है जोड़ी तोड़ने की, लेकिन उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और तीसरी है पल्लवी त्यागी। तो सर व्यापम की सहायता से जो है बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं दिया जाता है, बल्कि टेस्ट के माध्यम से बच्चों को हर महीने परखा भी जाता है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिसको OMR शीट में भरा जाता है, तो हम बिल्कुल पूरी व्यवस्था करते हैं परीक्षा हाल की जो तरीके से पूरा माहौल देने की। OMR शीट उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ अभी हमारी पैसे से चल रहा है। हमने सोच रखा है कि बच्चों के लिए अगर थोड़ा बहुत धन भी खर्च करना पड़े तो क्या जाता है। बिल्कुल, ईश्वर दे रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ब्रह्मांडीय शक्ति ऐसी शक्ति होती है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जो हम यहाँ बो रहे हैं आपके लिए, वो सूद सहित भगवान देगा हमको, हमें पता है। तो इसलिए जो गुरु होता है, बच्चे सबसे ज्यादा समय अपने शिक्षक के पास व्यतीत करते हैं। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा समय गुरु के पास व्यतीत करते हैं। तो जो गुरु होते हैं ये बच्चों के दूसरे माता पिता की तरह ही होते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी जो भी हो सकेगा पूरा सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा बच्चों को।
अभी कोशिश करेंगे कि अभियान अगर चल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि और भी कॉलेज में ऐसे अभियान शुरू हों, और जो भी जुड़ना चाहता है वॉलंटियर अगर बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो हम चाहेंगे कि वो पढ़ा सकते हैं हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके, लेकिन सर्विस वॉलंटियर ही देनी पड़ेगी जो भी चाहता है। तो छुट्टी के बाद चूंकि पूरा मतलब कॉलेज से फ्री होकर के ही पूरा कार्य हो। हाँ, कॉलेज से फ्री, कॉलेज पे कोई भी किसी प्रकार से व्यवधान नहीं आता है हमारे इस कार्य से, तो छुट्टी के बाद ही अपना समय देते हैं। तो शुरू करें सर खेल आगे? जी सर। इस खेल का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन बी भोजन पचाने में सहायक है, ऑप्शन सी खड़े होने में सहायक है, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रदान करता है। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? आपके पास 3 लाइफ लाइन है सर, कभी भी आपको जरूरत लगे लाइफ लाइन की तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों से ही पूछ लेते हैं, जो बच्चे हमारे पास हैं। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? ले लीजिए सर, बिल्कुल। कमिटी महाराज ऑडियंस पोल अंकित किया जाए। ऑडियंस आपकी बारी। प्रश्न फिर से सुनाता हूं। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑप्शन बी भोजन पचाने में सहायक है, ऑप्शन सी खड़े होने में सहायक है, ऑप्शन डी ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 90% बच्चे ऑप्शन ए के बच्चे देखते हैं। क्या करें सर, एक लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सर, लॉक किया जाए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन पहुंचाता है। हाँ, ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। इस खेल का 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक, ऑप्शन बी 1939 से 1945 तक, ऑप्शन सी 1961 से 1972 तक, ऑप्शन डी 1991 से 1993 तक। 1939 से 1945 तक। 1939 से 1942 तक। बी विकल्प। बी के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। अगर आप ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक कहते तो आज आप 20 से एक खेल छोड़ करके आपको जाना पड़ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से शुरू होता है 1945 तक चलता है। 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण के साथ ही ये विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। बिल्कुल सही। इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के युद्ध किया था और काफी मात्रा में जनसंहार हुए थे। करोड़ों की संख्या में व्यक्ति पूरे विश्व के मारे गए थे। तो एक जलजला था जो आया हुआ था उस समय। इस खेल का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 12 अनुसूची। लॉक कर दिया जाए? जी। कमिटी महाराज ऑप्शन बी 12 को लॉक किया जाए। बच्चों से जानना चाहेंगे? सही है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी 12। इस खेल का 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में कतर में संपन्न फीफा विश्व कप की चैंपियन टीम थी। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी मोरक्को। ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ऑप्शन ए अर्जेंटीना के साथ जाना चाहेंगे? जी। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर महाराज ऑप्शन ए अर्जेंटीना को लॉक किया जाए। अर्जेंटीना बिल्कुल सही जवाब। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद ये कप जीता है। इसके पहले 2 बार और जीत चुका है, 1978 में और 1986 में। 10 प्रश्न खेल लिए हैं। 11वां प्रश्न हमारे इस खेल का जैकपॉट प्रश्न रहता है, थोड़ा सा कठिन होता है। 11वां प्रश्न जैकपॉट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निर्माणाधीन इस मंदिर को किस मंदिर शैली में बनाया जा रहा है? कंप्यूटर महाराज अभी आपको एक मंदिर दिखाएंगे तो उस मंदिर को पहचान करके आपको शैली बतानी है।
निर्माणाधीन इस मंदिर को किस मंदिर शैली में बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली में, ऑप्शन बी बेसर शैली में, ऑप्शन सी नागर शैली में, ऑप्शन डी पहाड़ी शैली में। जहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि सी नागर शैली में ही है। क्या करेंगे सर? नागर शैली ही है सर। आपने मंदिर पहचान लिया है? जी राम मंदिर लग रहा है। राम मंदिर लग रहा है? कौन सा मंदिर है सर? पंचमहल है क्या? निर्माणाधीन मंदिर है। ये राम मंदिर ही होगा। क्या क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। किसको लॉक करें सर? क्या करेंगे सर? यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आप दूसरे पड़ाव 6वें नंबर के प्रश्न पे आ जाएंगे। अभी आपने 10 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और किस शैली में बनाया जा रहा है? तो नागर शैली को लॉक किया जाए। नागर शैली को लॉक कर दें? जी सर। फाइनल लॉक कर दें? लॉक कर दिया जाए। कमिटी महाराज ऑप्शन सी नागर शैली को लॉक किया जाए। अगर आप ये द्रविड़ शैली कहते तो आज यहां से हार कर जाते। बी बिल्कुल गलत होता। डी पहाड़ी शैली तो एकदम नहीं होता। सी नागर शैली बिल्कुल सही जवाब। सरकार आज इस हमारे इस खेल के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जैकपॉट प्रश्न जीता है। तालियां बजाकर आप लोग स्वागत कीजिए। जैकपॉट प्रश्न जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हमारे इस खेल के। तो सर हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचनों से बच्चों को हमारे जो है थोड़ा सा बस थोड़ा सा बच्चों को कुछ गाइडेंस दे दीजिए। कुछ जो है देखिए बच्चों को, जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो हमारा काम बच्चों को शिक्षा देना है, अच्छे से अच्छा बच्चों के सर्वांगीण विकास का। शिक्षा के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जो शिक्षित होता है उसे किसी रोजगार की कमी नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोजगार की तलाश कर ही लेता है। तो हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे, ये उम्र बनने का भी होता है, यही उम्र बिगड़ने का होता है। इस समय अगर आप सही राह पे चलते हैं, अच्छा करते हुए आगे जाएंगे तो आप जीवन भर खुशियां प्राप्त करेंगे। यदि इस समय आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो आपको ये लगेगा कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अंत के लिए बहुत कष्टदायक होगा। अभी आप अपने शरीर को कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करिए और करिए, और वो अंत में आपके बुढ़ापे में सहारा बनेगा, अच्छा होगा। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। 2 पत्थर लाया गया था एक मंदिर की मूर्त बनाने के लिए, देवी की मूर्त बनाने के लिए। तो पहला जो पत्थर सबसे अच्छा था, उस पत्थर को पहले लाया गया कि मूर्त बनाया जाए। मूर्ति बनाने के समय उसमें जब छीने हथौड़े चल रहे थे तो वो पत्थर कहता था कि मुझे इतना ठोकर मारा जा रहा है, तो जिस जहां से कटना चाहिए था उसके बजाय दूसरी जगह से वो चटक जाता था, तो वो टूट गया। तो जो दूसरा पत्थर था बेकार सा, उस पत्थर को बाद में तराशा गया, उसने छेनी हथौड़ी को सहते गया और एक अच्छी सी मूर्ति बनी और उसे गर्भगृह में बीच में रखा गया। और जो टूटा हुआ पत्थर है वो भी खरीदा गया था, अच्छा पत्थर था, तो उसे खराब तो किया नहीं जाएगा, कहीं फेंक दिया जाए। तो उस पत्थर को भी काट काट के छोटे छोटे टुकड़े बना के उसे गर्भगृह के किनारे किनारे और सीढ़ियों पे डाला गया। तो बाद में दोनों पत्थर बात करते हैं, यार मैं तो सबसे अच्छा पत्थर था और मुझे रोज लोग मेरे ऊपर से गुजरते हैं, चप्पल रखते हैं, पैरों तले कुचला जा रहा हूं, आपकी रोज पूजा होती है। तो दूसरे पत्थर ने कहा कि आप उस समय जब आपको सहने की जरूरत थी, कठिन परिश्रम करने की जरूरत थी, उस समय आपने छीनी हथौड़ी की ठोकर को नहीं सहा और आप टूट गए थे, और मैंने उस छीनी हथौड़ी को उस समय सहा, आज मैं सुख भोग रहा हूं, आप कष्ट भोग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बनने का उम्र है। इस समय जितना आप शरीर को तपा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, वो आपके जीवन भर आनंद
देगा। थैंक यू सर। और ये चीज और है, देखिए मैं 500 रुपये यहाँ से जीता हूँ, मैं ये 500 रुपये सर को समर्पित करता हूँ आप सबकी शिक्षा के लिए। और साथ में एक 500 रुपये और। अरे नहीं सर, नहीं, ये 500 रुपये मैं अपनी तरफ से इस कार्यक्रम के सफलता के लिए देता हूँ।